दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार क्यों हैं, सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग क्यों हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर क्यों है? अगर हमारे सारे बहुजनों को उदार हथियार चलाने का सीखने का अधिकार मिला होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत कभी गुलाम न हुआ होता। अगर भारत के विश्वविद्यालयों में कुलपति हमारे बहुजन समाज के लोग होते, अगर भारत के विश्वविद्यालयों में पूरे तरीके से बहुजन समाज के लोगों को प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया होता तो भारत शिक्षा के मामले में इतना ना पिछड़ा होता। अगर हजारों साल तक हमारे पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश न लगी होती तो भारत जैसे सम्राट अशोक के टाइम पे विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु होता। आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, न्यूज 24 ने ट्वीट किया हुआ है, जिसमें देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि 30 साल तक जिला पंचायत से लेकर भारत सरकार तक अगर बीजेपी का शासन होगा तो 30 साल बाद भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अरे भाई, हमारे देश के विश्वविद्यालयों में 50% से भी ज्यादा पद खाली है और देश के अन्य विभागों में भी 50% से ज्यादा पद खाली है। 59% नौकरियां ठेके पे भरी जा रही हैं। बात विश्व गुरु की कर रहे हो बनने की, 9 साल तो आपकी सरकार को हो गए। कौन लोग हैं वो जो देश के संसाधनों को बेच रहे हैं? कौन लोग हैं वो जिन्होंने भारतीय रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी। देश को बेचने वाले लोगों को आप देशद्रोही कहोगे या ना कहोगे? अरे देशद्रोही लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कैसे चलेगा? और मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात को लेकर हो रहा है, मैंने IIM, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, BRK कॉलेज, इन सब के अंदर आज जो फी स्ट्रक्चर है उसका शेड्यूल निकाला। तो एक बच्चे को हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में आपको अगर उसको डिग्री करानी है, एक परिवार को एक बच्चे की उस प्रोफेशनल डिग्री को कराने के लिए कम से कम 8-10 लाख रुपया चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश के 95% लोग ऐसे हैं जो 8-10 लाख रुपए का खर्चा उठा पाए अपने बच्चे के कोर्स कराने के लिए? उठा पाएंगे क्या? तो क्या देश के अंदर जितने बड़े बड़े संस्थान बने, चाहे IIT बना हो, चाहे IIM बना हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज बने हो, चाहे मैनेजमेंट कॉलेज बने हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बने हो, ये सरकार के पैसे से बने हैं। सरकार के पैसे का मतलब है जनता के पैसे से बने हैं। तो क्या जनता के पैसे से अमीरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी बड़ी इमारतें बनाई है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जनता के पैसे से बड़े बड़े कॉलेज बने और जनता अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ा पाएगी क्योंकि वो उसका खर्चा नहीं उठा सकती। इन बातों पे ध्यान कर जाएगा। हम इधर उधर की जितनी मर्जी बात कर ले, चीख चीख के बात कर ले, उससे रिजल्ट में परिवर्तन नहीं हो सकता। यहां लड़ाई विचारधारा की है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, ये तीर तलवार की बंदूक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ताकत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। और देश के लोगों को तय करना पड़ेगा, दो में से एक विचारधारा चुननी पड़ेगी। दोनों तरफ नहीं चल सकते आप एक नाव इस नाव में पैर, एक इस नाव में पैर, इस तरीके से चला नहीं जा सकता। आपको एक तरफ होना होगा। एक तरफ विषमतावादी लोग हैं जो मनुस्मृति से देश का शासन चलाना चाहते हैं, जो भारत के संविधान में जिनकी आस्था नहीं है, जो जातीय वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जो छूत को मानते हैं, जो ऊंच नीच को मानते हैं, जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो हमारे बहुजन समाज को हजारों साल से हमारे लोगों का शोषण करते आ रहे हैं। एक तरफ शोषणवादी व्यवस्था है, मनवादी व्यवस्था है, दूसरी तरफ संविधान को मानने वाले वर्ण व्यवस्था को खत्म करके, छुआछूत को खत्म करके समतावादी, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के ऊपर आधारित समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। एक तरफ समतावादी, न्याय पर आधारित विचारधारा है, जिसे हम अम्बेडकरवादी विचारधारा कहते हैं। तो लड़ाई मनवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा के बीच की है। आपको चुनना होगा, या तो अम्बेडकरवादी विचारधारा की तरफ आ जाओ या फिर मनवादी विचारधारा की तरफ चले जाओ। दोनों तरफ पैर रख के काम नहीं चलने वाला है। आपको ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो प्रोग्राम में चलो।
कि मुर्दे को बड़ा घमंड था अपनी नींद पर, कि मुर्दे को बड़ा घमंड था अपनी नींद पर। अरे मेरे इस बहुजन समाज की इस नींद से शर्त लगाकर सोए तो जानू, अब तो जाग जाओ यार। हजारों साल की गुलामी किस तरीके से, कितने मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 4-4 बच्चे गंवाकर, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवाकर हमें ये आज जो सम्मान का जीवन मिला है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से मिला है। लेकिन हम लोग अपने अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को छोड़कर एक ऐसी व्यवस्था में, आज ऐसी व्यवस्था को आगे पाल पोस कर बड़ी कर रहे हैं जो जात पात पर आधारित है, जो ऊंच नीच पर आधारित है, जिसमें गण व्यवस्था है, जिसमें शोषण है। और एक तरफ, अरे भाई एक बात बताओ, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री पर आधारित बुद्ध की विचारधारा, अरे हमें जब पता चल गया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, जब हमें पता चल गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो वापस अपने घर में अब तो वापस आ जाओ, अब तो घर वापसी करो। इसीलिए हमने 2025 तक संकल्प लिया है, पूरे भारत के अंदर 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करवाएंगे। लास्ट में मुझे पता है कि समय कम है, और भी साथियों को बोलना है, बोलने को मेरे दिमाग में बहुत गुस्सा है। अपने दर्द को बार बार जब मैं बोलता हूं तो एक के बाद एक दूसरे ऐसे सवाल पैदा होते हैं, सवालों का जवाब नहीं बनता है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो गया। अभी तो मौर्य जी को भी बोलना है, अम्बेडकर जी को भी बोलना है। इसलिए मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप लोग अपने घर से निकले, कहीं निकल गए, रास्ते में चलते चलते आपकी याददाश्त हो जाए, आप रास्ता भटक जाएं, तो क्या कभी अपने घर वापस आ पाओगे? अपने आप नहीं आ पाओगे ना। लेकिन अगर आपकी याददाश्त वापस आ जाए, आपको अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो आप अपने घर आओगे वापस या नहीं आओगे? आएंगे तो बताइए। जब आपको पता चल गया आपके पूर्वज बौद्ध थे, आपके बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध का धर्म है, तो आप बुद्ध के धर्म में घर वापसी करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे ना?